गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सब ने ना एक चैप्टर स्टार्ट करा था, जितना एक बारी हो चुका है एक बारी ना उसको पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। और फिर कहानी को ना आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को आज इस चैप्टर को वाइंड अप करके हम चैप्टर नंबर 2 पर मूव भी कर जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 में जो बातें करी हैं, वो क्या क्या करी हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ ना ऑडिटिंग की डेफिनेशन से शुरुआत करी थी। तो आप सब बोलना स्टार्ट करो, यहीं पर ही फिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ, ऑडिटिंग की डेफिनेशन अपनी क्या होती थी? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वेदर irrespective of the size when such an examination is conducted with an objective to express an opinion thereon। और हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कहेंगे? आवाज में दम नहीं है। हम किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कहेंगे? बताओ, जब ऑडिट करने वाला पर्सन क्या है ना। जब ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट होगा तो ही हम उसकी एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब जहां पर ऑडिटर के एक्शंस, ऑडिटर की जजमेंट्स, ऑडिटर के एक्शंस, ऑडिटर की जजमेंट शैल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और विशेस और डायरेक्शन ऑफ सम अदर पर्सन, है ना। यानी ऑडिटर शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्सन और ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द। याद आ रहा है आपको? अच्छा, फिर मैंने बोला था इंडिपेंडेंसी चाहिए क्यों? क्योंकि ऐसा कौन कहता है? एसए नंबर 200, द कंपनीज एक्ट 2013 और द सीए एक्ट। और फिर मैंने बताया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब। बताओ बेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? द इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, या व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द इट बिकम्स। समझ आ रहा है आपको? फिर एंटिटी कोई भी हो, आपको अपना ऑडिट तो करवाना ही है ना। और इंफॉर्मेशन दो तरह की होती थी, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। पास्ट की बातें करेंगे तो, और फ्यूचर की। फिर मैंने बताया था एंटिटी कोई भी हो उसको ऑडिट करवाना है, और ऑडिटर अल्टीमेटली अपना क्या देता है? ओपिनियन देता है। फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करा था, ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है? तो उसके लिए वो क्या देखते हैं? सबसे पहली बात, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंट्रीज होनी चाहिए, और एंट्रीज के बेसिस पर, समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना। और कोई भी जर्नल एंट्री अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो सारी क्या हो? स्प्राइट मतलब क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। याद आ रहा है आपको? और उसके अलावा अमाउंट्स प्रॉपरली क्या करे हो? क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज एज पर। और लास्ट, जो भी बैलेंस शीट है और जो एसपीएल है वो क्या दिखा रही हो? ट्रू एंड फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बताओ, कंपनी के केस में मेंबर्स, गवर्नमेंट कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, और कुछ सिचुएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ में कौन करेगी? गवर्नमेंट। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? फिर रिपोर्ट किसको सबमिट करी? भाई, जिसने आपको अपॉइंट करा था, रिपोर्ट भी तो आप उसी को ही सबमिट करेंगे। जैसे कंपनी के केस में मेंबर्स और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स। क्या आपको ये वाला पॉइंट सारे समझ आ गए? फिर हमने क्या पढ़े थे? बेनिफिट्स पढ़े थे। फिर हमने ऑडिट करवाने के बेनिफिट्स पढ़े थे, और बेनिफिट्स में बताओ बेटा, इट एक्ट एज अ सेफगार्ड फॉर द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
वो लोग क्या फील करते हैं? एकदम सेफ। बोलना पड़ेगा, वो लोग क्या फील करते हैं? एकदम कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सेफ है, हमारा इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पर सेफ है, क्योंकि इसको चेक हो रहे हैं वो सब। अच्छा, दूसरा, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड, यानी ये चीज ऑडिट डिस्करेज करती है एम्प्लॉयज को कि तुम्हें नहीं करना क्या? फ्रॉड, क्योंकि अगर आप करोगे तो पकड़े, ठीक है ना, जो तुम फ्रॉड करोगे तो फिर तुम पकड़े जाओगे और फिर बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। तो इसलिए 2 पॉइंट समझ आ गया। फिर तीसरा था गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसे एक्सेप्ट कर लेती है। तीसरा क्या था? गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और फोर्थ, बैंकर्स यानी जो जिन्होंने उधार देना होता है वो लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसकी वजह से हमें फ्रॉड और एरर पता चल जाते हैं, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज पता चल जाती हैं। क्या यहां तक का पॉइंट याद हो रहा है? और लास्ट, ऑडिट की क्वालिटी, ऑडिट की वजह से क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हाई हो जाती है। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, बेनिफिट्स कह लो या व्हाई ऑडिट इज नीडेड, ये हमने करा था। इसके अलावा फिर हमने कुछ ज्ञान की बातें भी डिस्कस करी थी, है ना। तो अगर मैं ज्ञान की बातों में आपसे बात करूं तो सबसे पहली बात, ज्ञान की बातों में इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स आर द पॉलिसीज, बोलना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल्स आर द विच आर डिम, डिम मतलब डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, किसके द्वारा? या तो टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट या अदर पर्सोनल, सो दैट एंटिटी हैव रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि एंटिटी को क्या हो पाए? रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक कितने? 4। पहला, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, और लास्ट, कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। याद आ गया इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन? फिर आपने मेरे साथ सेकंड पॉइंट पढ़ा था, हु इज टीसीडब्ल्यूजी, जो कंपनी के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लेते हैं? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देते हैं, और जो अल्टीमेटली क्या होते हैं? अकाउंटेबल फॉर द एंटिटी। समझ आ रहा है आपको? और मैनेजमेंट करना होती है जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। जनरली तो ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये सेम भी होते हैं। याद आ गया आपको? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था एफआरएफ और एप्लीकेबल एफआरएफ में क्या फर्क होता था। एफआरएफ मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स है वो एफआरएफ, और उसमें से जो इंडिया में लगा रहे हैं वो। फिर मटीरियलिटी किसको कहते थे? एन आइटम इज सेड टू बी मटीरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आ गया आपको? पक्का वाला? अच्छा, फिर मैंने आपको मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया था? एसीपी डिस्क्लोजर जो आपने करा माइनस जो एसीपी डिस्क्लोजर आपको करना चाहिए था एज पर लॉ। समझ आ गया आपको? अच्छा, फ्रॉड कैसे होते हैं? इंटेंशनल, और बताओ जहां जहां मिस स्टेटमेंट है वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर, और फ्रॉड इंटेंशनल और एरर unintentional, तो therefore fraud is difficult to detect as compared to detection of errors. फिर एक होती थी reasonable assurance. What is reasonable assurance? A high but not absolute level of assurance. जबकि absolute assurance क्या होती है? 100% कह रहे हैं ऐसा ही है, पक्का पक्का ऐसा ही है। याद हो गया आपको? फिर ऑडिट रिस्क का मतलब भी बताया था आपको। ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर को, देखो डर सबको लगता है और गला, तो यहां पर ऑडिटर का किस वजह से डर लग रहा है? कि कहीं मेरा ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट ना हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, पर मैं उसको कह रहा हूं ये मिसस्टेटेड नहीं है, यानी ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट इशू कर रहा है। फिर ऑडिट एविडेंस का मतलब पढ़ा था हमने। बताओ ऑडिट एविडेंसेस क्या होते थे? वो सारी इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंसेस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द auditor in order to arrive at conclusion and on which auditor's opinion is based. याद आ गया आपको? पक्का वाला? और ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन जो आपने अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लिया और अदर इंफॉर्मेशन से ली थी, ठीक है ना? यही डेफिनेशंस करी हमने। अच्छा,
फिर इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस करा था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कह लो, ऑडिटर कह लो। बताओ ऑडिटर को क्या लेनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की बात करूं या ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आप क्या कहते हो? एज पर एसए नंबर कौन सा? आवाज में दम नहीं है। एज पर एसए नंबर कौन सा? नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद और ये क्या कहते हैं? ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर को क्या लेनी है? रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। समझ आ रहा है? और इससे वजह से देयर बाय अनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द opinion whether the financial statement complete in all material respect and prepared as per applicable FRF और उसके बाद उसको क्या करनी होती है? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव याद हो गए? बोलो यस और नो। अच्छा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द साइज, नेचर और फॉर्म। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो एकदम वो ही रहेगा। याद आ रहा है आप सबको? अच्छा, ऑडिटर के दायरे में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, तो बताओ बेटा ऑडिटर के दायरे में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। स्कोप का मतलब रेंज, तो बताओ बेटा क्या क्या आता है? ऑडिटर को क्या करनी है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग। दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि भैया देखो जिस सोर्स से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन रही है वो ठीक है, ये वो रिलायबल है या नहीं। और दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खुद भी रिलायबल है या नहीं है, जिसके लिए उसको क्या लगाना पड़ता है? उल्टा पेट। याद है? और स्टडी करनी पड़ती है किसकी? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स की। और तीसरा ये प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, और ओपिनियन देना, ये सब उसके दायरे के अंदर आता है। पर उसके दायरे के अंदर क्या क्या नहीं आता? अकाउंट्स बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो उसको कोई भी वो सारे काम नहीं करने जो उसकी योग्यता के बाहर के है। लाइक होगा सिविल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, मशीन की सोफिस्टिकेशन, याद आया ना आपको, और ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि वो सही है या नहीं। ऑडिटर इस चीज का एक्सपर्ट नहीं है, और ऑडिटर वहां पर क्या भी नहीं करने गया, वो भी उसके स्कोप के बाहर की चीज है। याद आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा, स्कोप के बाद हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट क्या है? मैंडेटरी, क्योंकि उनका लॉ कहता है। जैसे कौन? कंपनीज, एंटिटी स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और स्कूल्स वगैरह। इवन दो एनजीओस है लेकिन फिर भी इनको ऑडिट करवाना है, क्योंकि इनको टाइम पर गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेनी होती है। पॉइंट समझ आ रहा है? याद आ रहा है? लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जो अपनी मर्जी से ऑडिट करवाना चाहे तो करवा सकती है। लाइक क्या? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएल। याद आ गया आपको? फिर हमने पढ़ा था एश्योरेंस एंगेजमेंट, नहीं उससे पहले पढ़ा था ऑडिट की बुराइयां। आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा, ऑडिट की सबसे बड़ी बुराई क्या है? ऑडिटर ऑडिट रिस्क को क्या नहीं कर पाता? आवाज में दम नहीं है। ऑडिटर ऑडिट रिस्क को क्या नहीं कर पाता? और ऑडिटर क्या ऑब्टेन नहीं कर पाता? यही तो ऑडिट की बुराई है। और इन सब के कितने कारण हैं? 5। इन सब के कितने कारण हैं? क्यों ऐसा ऑडिटर नहीं कर पाता? तो इसके टोटल कितने कारण हैं? 5। इन 5 कारणों की वजह से ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर पाता। ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर पाता, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को और एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता। याद आ गया आपको? तो 5 कारण वो कौन से हैं जिसकी वजह से ये सब नहीं कर पाता? पहला कारण है नेचर ऑफ, आवाज में दम नहीं है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? नहीं, मजा नहीं आया। अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है? अकाउंट बनाने की पावर मैनेजमेंट के पास है। लेकिन अकाउंट्स बनाने के लिए क्या लेनी पड़ती है? कुछ सब्जेक्टिव जजमेंट्स। क्या लेनी पड़ती है? कुछ। और पॉइंट समझ आ रहा है आपको?
और सब्जेक्टिव जजमेंट्स बताओ मैनेजमेंट के हाथ में है, ऑडिटर चाह कर भी उस समय पर कुछ नहीं बोल पाएगा। पॉइंट समझ आ गया। और बताओ बेटा, हम ये मानकर चलते हैं मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि उसे अकाउंट्स बनाने और इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करने, लेकिन फिर भी कई बार इंटरनल कंट्रोल अपनी खुद की बुराइयों की वजह से इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो पाते। याद होगा कॉल्यूजन, मिलीभगत। पॉइंट समझ आया आपको, याद आया या नहीं आया? अच्छा, दूसरी बुराई नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यार देखो, ऑडिट प्रोसीजर ही कुछ इस तरीके के हैं जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता ड्यू टू लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन याद है, मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया, कितने बिल्स चेक कर लेगा बताओ? तो वहां पर उसको क्या लगानी पड़ती है? सैंपलिंग। और ऑडिटर के पास उतनी पावर नहीं है जितनी एक पावर इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। समझ आ रहा है आपको? और ऑडिटर तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, भैया मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे। वो मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो ऑडिटर को तो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने तो उसके हिसाब से बता दिया, और ऑडिटर के पास कोई पावर भी नहीं है कि वो उनसे जबरदस्ती बात निकलवा सके। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? और ऑडिट जो है इन्वेस्टिगेशन के नेचर की नहीं है, तीसरे कारण है जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क को वो जीरो नहीं कर पाता। और फोर्थ, कई बारी हम पुरानी इंफॉर्मेशन से काम चलाते हैं जबकि पुरानी इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम क्या हो चुकी है? खराब, ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी उसी के बेसिस पे, ताकि हमारा टाइम बच जाए, कॉस्ट बच जाए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और कई बार हम कुछ डिफिकल्टी के चक्कर में कुछ प्रोसीजर स्किप करते हैं जबकि हमको करने नहीं चाहिए। और लास्ट, फ्यूचर इवेंट। ऑडिट पास्ट के बेसिस पे बताता है, फ्यूचर पे नहीं। फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है एंटिटी अगले दिन ही क्या हो जाए? बंद। तो ऑडिटर के द्वारा दिया गया ओपिनियन एंटिटी की फ्यूचर वायबिलिटी से रिगार्डिंग कोई गारंटी नहीं है। याद आ गया आपको 5 बुराइयां जिसकी मतलब इसकी वजह से ये सब हो जाता था। फिर मैंने आपको बोला था एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देने वाला काम, बोलना पड़ेगा। एश्योरेंस मतलब, है ना? एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया बेटा ओपिनियन देने वाला काम। तो ओपिनियन तो हम जरूरी नहीं है, एक बात का ध्यान रखो, ओपिनियन जरूरी नहीं है सिर्फ ऑडिटर ही देता है। भाई बहुत सारे लोग हैं और उनको कहते हैं प्रैक्टिशनर। क्या कहते हैं हम? पॉइंट समझ आ रहा है? तो अगर इसके एलिमेंट्स की बात मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात आपके साथ डिस्कस करूं तो आप मुझे बताना स्टार्ट करना बेटा। देखो, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते थे एश्योरेंस एंगेजमेंट वाले में। सबसे पहले क्या होता था? जल्दी बताओ। सबसे पहले 3 पार्टी रिलेशन। बेटा ये पॉइंट तो आपको भूलना नहीं चाहिए। 3 पार्टी, आप कैसे भूल सकते हो आप? 3 पार्टी कौन कौन होता है? पहला कौन? प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो ओपिनियन देता है। दूसरा कौन होता है? जिसने वो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करा है। और एक कौन होता है? इंटेंडेड यूजर, जिसे वो डिसीजन लेनी है और उसका ओपिनियन जानने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, द वर्ड प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर और ऑडिटर इज ब्रॉडर? प्रैक्टिशनर वर्ड जो है वो ऑडिटर से क्या है? ब्रॉडर है। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो एक सब्जेक्ट मैटर होता है। बोलना पड़ेगा, क्या होता है? एक आवाज में दम नहीं है। क्या होता है? एक। और तीसरी बात, सब्जेक्ट मैटर हमारे एग्जांपल में क्या होगा अगर हम ऑडिट के पॉइंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बताओ बेटा, देयर आर सम सूटेबल, जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करके बताते हैं कि सब कुछ ठीक है या गए। याद आ रहा है आपको सबको? पक्का वाला सूटेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, यानी एएस और शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए बताते हैं इन्होंने ठीक करा है या नहीं करा। और इसके लिए ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? प्रैक्टिशनर क्या ऑब्टेन करेगा? साइन मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। और फिर फाइनली ओरल रिपोर्ट देगा या रिटर्न रिपोर्ट? तो आपको एलिमेंट समझ आ गए। फिर हमने करा था ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस, याद है? देखो कई बारी हम कहते हैं ऑडिट में तो मिलती थी व्हाट? रीजनेबल एश्योरेंस, जबकि रिव्यू में क्या मिलती है बताओ? रिव्यू का एग्जांपल, लिस्टेड एंटिटी को क्या पब्लिश करनी होती है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी लोगों का क्या बढ़ जाए अगर? विश्वास। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहते हैं तुम ऑडिट ना करो, कम से कम रिव्यू कर दो। तो रिव्यू में क्या दिया जाता है जल्दी बताओ? लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? एन एश्योरेंस विच इज लेस देन द रीजनेबल एश्योरेंस, यानी जस्ट लाइक मॉडरेट लेवल ऑफ
एश्योरेंस। समझ आ रहा है आपको? अब बताओ बेटा, एश्योरेंस वाले काम दो तरह के होते हैं। एश्योरेंस वाले काम दो तरह के होते हैं। पहला होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इसके लिए या तो आप करते हो क्या, ऑडिट या रिव्यू। ऑडिट में आप प्रोसीजर्स क्या लगाते हो, ज्यादा। रिव्यू में आप प्रोसीजर क्या लगाते हो, कम। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों देते हो उस केस में ओपिनियन, और ओपिनियन ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, उसके अलावा ऑडिटर प्रैक्टिशनर जो है वो और तरीके के काम भी करता है, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और तरीके के भी काम करता है, उसको कहते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसे हम कहते हैं अदर देन, आवाज में दम नहीं है, अदर देन। जैसे क्या क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन देना। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता कौन है, जो बोरोवर को अगर बैंक से लोन लेना है, और अगर कोई स्कूल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें गवर्नमेंट से क्या लेनी है, ग्रांट्स, तो इसके लिए वो क्या बनाते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और उस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो एजम्पशंस है, जो क्या है एजम्पशन, वो रीजनेबल है या नहीं, वो रीजनेबल है या नहीं, उसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं अपना क्या दो, ओपिनियन। याद आ रहा है आपको? और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कई बार हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल की डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर भी अपना क्या दो, ओपिनियन। याद आ गया आपको? तो अदर देन, फिर मैंने बताया था हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दो तरीके में बांटे थे, बताओ। एक तो SQC यानी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, और एक क्या है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट मतलब जो आपको काम मिल रहा है, एंगेजमेंट मतलब जो आपको क्या मिल रहा है, काम। याद आ रहा है आपको? चलो, सबसे पहली बात, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। आपको कौन कौन से वाले काम मिल सकते थे, ऑडिट वाला काम मिल सकता था, रिव्यू वाला काम मिल सकता था, अदर एश्योरेंस वाला काम मिल सकता था, और रिलेटेड सर्विसेज वाला काम मिल सकता था। ऑडिट वाले काम के लिए आपको बताइए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए, रिव्यू वाले काम के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू बने हुए हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट बने हुए हैं। उसके अलावा अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट बने हुए हैं, और लास्ट रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज बने हुए हैं। अब इनकी भी नंबरिंग क्या कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी, इस नंबर से इस नंबर में ये होंगे, इस नंबर, वो तो नंबरिंग तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको तो आपको लर्न करना है, ठीक है ना। रिलेटेड सर्विसेज का एक बार, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको ज्यादातर बता दिया। रिलेटेड सर्विसेज में दो तरह के काम होते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी जैसा आप कहोगे वैसा वैसा आपके साथ पहले ही डिसाइड कर लेंगे हमें काम क्या करना है, इसमें हम ओपिनियन नहीं देते, तो यानी ये नो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं। ये क्या होती है अपनी, नो एश्योरेंस एंगेजमेंट, बोलना पड़ेगा, ये अपनी क्या होती हैं, नो एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। समझ आ रहा है आपको? और कंपाइलेशन वाला, अकाउंट्स कंपाइल करके दे देंगे आपको, हमें नॉलेज है अकाउंट्स कैसे समेटे जाते हैं, समेट के दे देंगे। समझ आ रहा है आपको? फिर इन सब के कॉमन स्टैंडर्ड है कौन से, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और आज तक एक ही इशू है जिसका नाम क्या है, SQC, आण दो, SQC, दोबारा SQC, ठीक से। फिर हमने फिर एक बात पढ़ी थी, स्टैंडर्ड्स बनाते क्यों हैं, बताओ बेटा, याद है हमने एक बात पढ़ी थी, स्टैंडर्ड्स हम बनाते क्यों हैं। ये देखो, ताकि हम किस तरह का काम कर पाए, एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव, और आप डिलीजेंट डिसीजंस ले पाओगे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, ये एक तरह से इक्विपमेंट है, और लास्ट ऑडिट की क्वालिटी बढ़ जाती है। और वैसे आपकी बताओ ड्यूटी क्या बनती है कि आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं या नहीं करने हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पा रहे पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये बात ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी बतानी है, और उसका रीजन भी देना क्यों नहीं कर पाए और उसकी जगह क्या ऑल्टरनेट करा, ये सब बताना है। लेकिन ये सब बताने से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने आपको ये सब पढ़ाया और मैंने सारा कुछ रिवाइज करा दिया, आप सबके माइंड में आ गया। अब आप सबके पार्ट पर एक ड्यूटी है, जैसे ये चैप्टर ओवर हो जाए इसकी सारी वॉइस क्लिप बना लेना अपने पार्ट पर। मैंने आपको 20 to 25 मिनट्स में रिवाइज करा दिया, तो आप भी इतनी देर में बना सकते हैं, ठीक से। चलो आओ,
अब ना हम क्या करते हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर के निपटा दिए हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे छुटपुट से टॉपिक है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जरा सुनना बेटा, ये देखो, अगर आपको इंट्रोडक्शन तो आप रीड कर लेना, इंट्रोडक्शन आपको रीड करना है। और ऑडिट कैसे आई, पहले एक वर्ड होता था ऑडिट, मतलब ऑडिट एक वर्ड से आया ऑडायर, ऑडायर वर्ड का मतलब होता है सुन के। पहले हम ऑडिट करते नहीं थे, सुनकर, बातें सुन सुनकर सॉल्व कर देते, यहाँ पर गड़बड़ है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में होता है। बाद में ऑडिट का मतलब क्या हुआ डिराइव, कि टू चेकिंग, टू चेक। पॉइंट समझ आया? तो ये सब दोनों टॉपिक रीड करने वाले हैं, तो आप ये रीड कर लेना। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग हमने कर लिया, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग हमने कर लिया। ये एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं, बुक से ही करना है मार्क को। ऑडिट का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या रिश्ता है, ऑडिट का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या रिश्ता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। कह रहे ऑडिटिंग और अकाउंट्स का क्या रिश्ता है। देखो अब तो एक एक लाइन कर दिए, पहले थोड़ा सा और ज्यादा दे रखा होता था, तो मैं आपको वैसे, अच्छा बताओ ऑडिट और अकाउंट्स में क्या रिश्ता होगा, आप बताओ ऑडिट और अकाउंट्स में क्या रिश्ता होगा। अकाउंट्स की चेकिंग को ही तो क्या कहते हैं, तो अकाउंट्स और ऑडिट में बहुत, मतलब अब इसका एक बारी क्वेश्चन भी आ गया था, कह रहे हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड है। देखो पहले ये आ जाता था, अब जो है आपकी बुक में एक एक लाइन कर दी है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा डिटेल वाला यहां से मैं आपको रीड करा देता हूं। इन्होंने वैसे क्या बोला, अब न्यू कोर्स में क्या बोला, कह रहे ऑडिटिंग में हम रिव्यू करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं, बेसिकली पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। यानी हम ऑडिट में अकाउंट्स को रिव्यू करते हैं, यानी अकाउंटिंग होगी तो ही तो क्या होगा, ऑडिट। और इसी को थोड़ा सा डिटेल में यहां से पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड, अच्छा, विद ईच अदर। कह रहे हैं लिखा ही यही है, मैं क्या करूं, आईसीआई का आंसर है, मैं क्या कहूं इसमें। कह रहे हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। एज ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब मैं आपकी बात करें, कह रहे हैं इट नेचुरली कॉल्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू हैव थॉरो एंड साउंड नॉलेज ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बिफोर ही कैन रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे देखो ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स की, ठीक है ना। In fact, auditing as a discipline is also closely related with other discipline, as is lot of linkages in the work which is done by an auditor in his day-to-day activity. To begin with, it may be noted that discipline of auditing itself a logical construct and everything done in auditing must be bound by the rules of logic. यानी बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, अकाउंट्स और ऑडिट एकदम रिलेटेड टॉपिक है, ये आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रोसेस के रिजल्ट्स को ही चेक करने को ऑडिट कहते हैं। और इसके लिए ऑडिटर को क्या करना होगा, नॉलेज लेनी होगी किसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की। और ऑडिटर को क्या अप्लाई करने होंगे, रूल्स ऑफ लॉजिक, ठीक है ना। The knowledge of the language is also considered essential in the field of auditing, as the auditor shall require to communicate both in writing and orally in day-to-day work. और ऑडिटर को अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। तो आपने लिखना है तो सामने वाली गली में लिख लो, आपने लिखना है तो सामने वाली गली में लिख दो, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, अकाउंट्स एंड ऑडिट। एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं आपको करवा देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखोगे, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लिखना स्टार्ट करा। चलो आप क्या करो, पहले ये वाली लाइन लिख लो, ये तो आपको लिखकर एज इट इज आनी पड़ेगी।
अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं करूं। अच्छा, इसके बाद आप लिखना, फिर आप क्या लिखोगे, ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। पहला जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग यानी टर्मिनोलॉजी। दूसरा, ऑडिटर्स को अप्लाई करने हैं क्या, रूल्स ऑफ लॉजिक। ऑडिटर को अप्लाई करने हैं व्हाट, रूल्स ऑफ लॉजिक्स। खत्म। लॉजिक्स मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है बेटा। चलो, पहला रिलेशनशिप समझ आ गया। सर हमें तो सारे समझ आ गए। नहीं, अभी मैंने करवाई एक है। आओ अगली बात करते हैं। ऑडिट का रिश्ता कई लोगों के साथ है, देख रहे हो। अकाउंट्स के साथ तो है ही है, लॉ के साथ भी है। अकाउंट्स का ऑडिट का रिश्ता लॉ के साथ भी है। अब मैं आपको बताता हूं, सीधी सी बात है, आपको अकाउंट्स को चेक करना होता है, और जो अकाउंट्स होते हैं, प्लीज जो अकाउंट्स होते हैं, इधर उधर बच्चे ध्यान देंगे, जो अकाउंट्स होते हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट और शेड्यूल 3 बने होते हैं। तो अगर ऑडिटर को लॉ की नॉलेज नहीं हो पाएगी तो क्या वो ऑडिट कर पाएगा? यही सेम क्वेश्चन डिटेल में पूछ लिया गया था एक बारी। तो अगर पूछ लिया गया तो हम कहते कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। बस इन्होंने तो ये बोल दिया ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ, लेकिन एक बारी क्वेश्चन आ गया था तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं। जरा सुनना, कह रहे द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, इज वेरी क्लोज वन। तुम ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, रुको। कह रहे हैं इनमें जो रिश्ता है वो आप समझ गए हो, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इधर आओ। कह रहे क्वेश्चन आ गया था आरटीपी नवंबर 18 में, एक क्वेश्चन आ गया था कि रिश्ते के बारे में बताओ जो ऑडिट और लॉ के बारे में है, ठीक है ना। जो मार्केट में चर्चे चल रहे हैं इनके, वो बताओ। तो देखो जरा क्या लिखा है, ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेदर और नॉट दीज हैव बीन प्रॉपरली एंटर इनटू। तो इसके लिए जरूरत है कि ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज। जितने भी तरह के बिजनेस लॉज हैं ऑडिटर को उन सब की क्या होनी चाहिए, नॉलेज। और उसके अलावा ऑडिटर फेमिलियर हो किसके साथ, बड़ा फेमिलियर हो रहा है ऑडिटर को, कह रहे तुम फेमिलियर भी हो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और ऑडिटर को साथ साथ टैक्सेशन लॉ की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज। और टैक्सेशन में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। भाई है तो वो इनकम टैक्स और जीएसटी भी लॉ ही ना, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, आप सामने वाली गली में हेडिंग बनाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड ऑडिट। एक और बात भी इनके लिए लिख सकते हो, बताओ क्या, दोनों सब्जेक्ट का टीचर एक ही है और एक ही बंदे ने पैसे लिए दोनों सब्जेक्ट। हाँ आप बाद में बात करेंगे बेटा, इधर आओ। सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूं ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, नॉलेज। नॉलेज कौन कौन सी, बिजनेस लॉज की, और अगर मैं बिजनेस लॉज की बात करूं तो कौन कौन से कह रहे हैं बताओ,
बिजनेस लॉस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से कह रहे हैं? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर नेगोशिएबल आपसे बहुत डरता है। एक्सेट्रा। उसके अलावा उसको टैक्सेशन लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए। टैक्सेशन लॉज की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। खत्म तम तम तम। हाँ जी, यहां तक के पॉइंट समझ आ गया आप सभी बच्चों को? बहुत ही बढ़िया। आगे बात करते हैं, अब तो यहीं से ही करेंगे। कह रहे ऑडिट और इको में भी एक रिश्ता है। देख रहे हो ऑडिट कहां कहां रिश्ता बनाकर, जस्ट लाइक क्या? नहीं, ऐसे किसी का नाम नहीं लेंगे हम। अच्छा, ऑडिटर से हम उम्मीद करते हैं कि उसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट भी पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इधर ध्यान दो बच्चे। देखो हमारा ना ये पॉइंट भी आएगा आगे जाकर। ये देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना, देखो ऑडिट का इकोनॉमिक्स के साथ रिश्ता है। तो ना हम जब एक ऐसे पढ़ेंगे ना 315, जब हम एक ऐसे पढ़ेंगे ना 315, उसमें बोला जाता है कि ऑडिटर को ना क्लाइंट की इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? ऑडिटर को क्लाइंट किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है ना? उसका रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह उसको सब कुछ पता होना चाहिए। और अदर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? अदर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इन्फ्लेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें इको का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर आपको बचपन की बात है, भूल नहीं रहना रे, पेस्टल पढ़ा था? पेस्टल में क्या होता था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एग्जांपल याद है? इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इन्फ्लेशन, जीडीपी, वर्ड याद आ रहे हैं? तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं 3 चैप्टर को रिलेट करूं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को, देखो आपको लॉजिक बन जाएगा। देखो इसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पे जाना है, फिर थर्ड पे भी जाना है। देखो फर्स्ट चैप्टर में हम कह रहे हैं ऑडिट और इकोनॉमिक्स में एक रिश्ता है। फिर मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो ऑडिट प्लानिंग होती है, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट प्लानिंग, वो ये कहता है कि जो ऑडिट प्लान्स होते हैं ना, जो ऑडिट प्लान्स होते हैं वो बेस्ड होने चाहिए नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। देखो क्या कह रहे हैं, जितने भी ऑडिट में प्लानिंग करी जाती है वो सब क्लाइंट की नॉलेज, क्लाइंट के बिजनेस को समझने के बाद ही आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। और क्लाइंट को समझने के लिए, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेने के लिए हमें क्लाइंट की इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, उसके रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर को, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, रेगुलेटरी को समझना पड़ता है और अदर एक्सटर्नल फैक्टर को समझना पड़ता है। और अदर एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाते हैं? अदर में क्या आ जाते हैं? इकोनॉमिक वाले। कौन कौन से? इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इन्फ्लेशन। इन सबको भी ऑडिटर को समझना पड़ता है ताकि वो क्लाइंट पर ऑडिट सही ढंग से कर पाए। तो कहने का मतलब अभी तो एक लाइन ही है, पर आगे जाकर ये पूरे टॉपिक्स बन जाएंगे। ऑडिट और इकोनॉमिक्स में रिश्ता है या नहीं है? यस। ऑडिटर को क्लाइंट के क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ भी क्या होना पड़ता है? फैमिलियर। बोलो समझ आ रहा है आपको या नहीं? मैंने 3 चैप्टर रिलेट कर दिए, 1, 2, 3, लेकिन वक्त आने पर आपको जब पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे तो अपने आप ही माइंड में फिट होगा वो, फिर आपको कोई दर्द डिस्को नहीं होगी। समझ आ रहा है? तो क्या ऑडिटर को अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए? जी हाँ। ऑडिटर को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए? जी हाँ। और ऑडिटर और इकोनॉमिक्स में भी वेरी क्लोज रिले। ऑडिट जिसके साथ रिश्ता बनाता है, हाँ, तुम्हारे साथ भी बनाएगा? इतने श्योर कैसे? चलो आओ वापिस आओ। ऑडिटर इकोनॉमिक्स के साथ क्या होना चाहिए?
फेमिलियर इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो बॉक्स बना लो क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये देखो ऑडिटर का बिहेवियर साइंस के साथ भी रिश्ता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, जरा सुनना, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। ऑडिटर को सामने वाले इंसान परखने आने चाहिए, ऑडिटर को सामने वाले इंसान परखने आने चाहिए। मैं देखो अभी आपको ना मतलब 4 चैप्टर तक में एक साथ लेकर चलता हूं। देखो आपको बेटा या तो मैं एक लाइन याद करा दूं, वो वैसे भी हो जाएगी, पर अगर आपको पता हो कि ये चीजें दोबारा आगे काम आनी है तो फिर आप और ध्यान से सुन के माइंड में चीज रखते हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं, अच्छा ये तो एक लाइन है, यहीं से पढ़कर यहीं निकल गई। अब मैं आपको बताता हूं, हम कह रहे हैं ऑडिटर को ना सामने वाले इंसान परखने भी आने चाहिए। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। देखो ऑडिटर को सबूत जो इकट्ठे करने होते हैं, ऑडिटर को जो सबूत इकट्ठे करने होते हैं, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर को जो सबूत इकट्ठे, उसके कई प्रोसीजर्स हैं, कई मेथड्स हैं, और इन मेथड्स को लर्न करने के लिए मैं एक निमोनिक बताता हूं, ICAI-ROR। ICAI, अब जरा सुनना, आई से बेसिकली आप देखो ये वाले आई से तो क्या आ गया, इंक्वायरी, यानी ऑडिटर कुछ सबूत, ऑडिटर सबूतों के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करता है और कंक्लूजन्स के बेसिस पर ओपिनियन देता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ऑडिटर को सबूत इकट्ठा करने का वन ऑफ द मेथड क्या अपनाना होता है, इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब पूछताछ। तो पूछताछ करते वक्त उसको सामने वाला पर्सन परखना आना चाहिए। समझ आ रहा है आपको भाई, मैं जिस लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे परखना आना चाहिए। तो इसलिए ऑडिटर जो है, ऑडिटिंग जो है, बिहेवियर साइंस से भी क्या है, रिलेटेड। सर ऐसे लग रहा है आज पूरी बुक ही दिखा दोगे। इधर आओ, ऑडिटिंग बिहेवियर साइंस मतलब यहां पर आप लिखना जरा, जो एक लाइन में लिखवाना चाह रहा हूं, ऑडिटर को, हो सकता है एक से ज्यादा लाइन हो जाए पर आप समझ जाना, एरो बना के ऊपर कर दो, नहीं तो कहीं बाद में लड़ो। स्पेस को लेकर बड़ा लड़ते हो, इतने तो भाई भाई नहीं लड़ते जमीन जायदाद को लेकर जितना आप मुझे बोलते हो, ठीक है ना। यहां लिख लो आप बिहेवियर साइंस के बारे में, ऑडिटर को सामने वाला पर्सन परखना आना चाहिए, ऑडिटर को सामने वाला पर्सन परखना आना चाहिए, ऑडिटर को सामने वाला पर्सन परखना आना चाहिए, यानी इट मीन्स ऑडिटर को ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना आना चाहिए, ऑडिटर को ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना आना चाहिए। कह रहे हैं अगली बात, ऑडिट का ना स्टैट्स के साथ भी रिश्ता है, स्टैट्स एंड मैथ्स के साथ, ठीक है ना। कह रहे हैं ऑडिट का स्टैट्स और मैथ्स के साथ भी रिश्ता है। मैं आपको दिखाता हूं एक बात, आपने मेरे साथ ऑडिट एविडेंसेस वाले चैप्टर में ना एक स्टैंडर्ड पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं। कह रहे हैं ऑडिट का मैथ्स और स्टैट्स के साथ भी रिश्ता है। ये देखो आप सबको याद है, आप सबको याद है जब आपने मेरे साथ ऑडिट की बुराइयां, ऑडिट की जो बुराई के कारण पढ़े थे, तो उसमें हमने बोला था क्या आती है ऑडिटर को, प्रैक्टिकल लिमिटेशन आती है कि उसे क्या लगानी पड़ती है, सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग लगाने के लिए बेटा उनमें से उसे कुछ क्या लगानी पड़ती है, कई बारी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगानी पड़ती है। और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कब लगा पाएगा, जब उसको स्टैट्स की, तो यानी ऑडिट का स्टैट्स के साथ रिश्ता है या नहीं है, यह तो यहां पर यही है। देखो मैं कहता हूं कोई भी बात आपकी जो आपने मुझसे क्लास में सुनी है ना, कभी भी कोई भी बात वेस्ट नहीं जाएगी, चाहे हंसी में सुनिए, मजाक में सुनिए, चाहे नॉर्मल में सुनिए, क्लास की सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। अब देखो तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, देखो लिखा भी हुआ है,
ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कैसे लगानी है? सैंपल विड्रॉ करने, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स। प्रोबेबिलिटी, अरे भाई मैथ्स भूल गए क्या? हुण भूल गई? चलो कोई बात नहीं बेटी। अच्छा, ऑडिटर को स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग वाली क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा गोडाउन में जब 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो रहा होता है तो हमें गोडाउन में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी क्लाइंट जो होता है फिजिकली काउंटिंग करता है। तो बताओ काउंटिंग कब आएगी? उसको सही ढंग से करनी, मैथ्स आनी चाहिए। और उन्होंने सही ढंग से काउंटिंग करी है या नहीं, ऑडिटर को इसके लिए क्या आनी चाहिए? मैथ्स। तो देखो मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो ऑडिटर को स्टैट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, ऑडिटर को मैथ्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। और आज के टाइम में तो मैक्सिमम क्लाइंट पर आपको कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऑडिटर को डेटा प्रोसेसिंग वाले कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। ये भी अपने कोर्स का पार्ट है। सर आपको कैसे पता ये सब? बेटा पैसा, ये देखो डिजिटल ऑडिट, समझ रहे हो आप? उसके अलावा ये देखो डेटा एनालिटिक्स, यानी ये सब हमारे कोर्स का पार्ट है। ये देखो डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, ये देखो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स, ये सब हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स के बारे में। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो यानी ऑडिटर को किस किस की नॉलेज भी होनी चाहिए? डेटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी जैसे ऑडिटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट पे जहां भी जाएगा वहां पर क्या मिलेगा? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मिलेगा। या लिख लो, क्या मिलेगा? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, यानी कंप्यूटराइज्ड माहौल मिलेगा। तो ऑडिटर को अगर कंप्यूटराइज्ड माहौल में काम करने की आदत नहीं है तो वो आज के टाइम में टिक नहीं पाएगा। अच्छा, ऑडिटर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग जैसे चैप्टर के नाम तो आपने सुने हैं ना। ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए अगर उसने ऑडिट वाले काम करने हैं। और लास्ट, ऑडिटर को प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट सिस्टम क्या होता है, मार्केटिंग वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। क्या आपको ये नॉर्मल जनरल सा क्वेश्चन समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। फिर आगे आओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हमने कर लिया है, स्कोप ऑफ ऑडिट अपने ने कर लिया है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भी हमने कर लिया है। अच्छा, पेज नंबर 1.13 पर आना। देखो पेज नंबर 1.13 पर जब आप आओगे वहां आपको एक टॉपिक दिखेगा, व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब यार हमें काम मिलना, ठीक है ना? तो अब जरा सुनना, आपको एक और बात बताता हूं। हम जब चैप्टर 11 पढ़ेंगे तो ऐसे नंबर ना 210 पढ़ेंगे, लेकिन जरा सुनना, आपको बातें मैं थोड़ी सी इसकी हिंट देता हूं ताकि यह वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। देखो ऐसा है, जब ऑडिटर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है ना ऑडिट करने, तो बताऊं क्या लगता है क्लाइंट को कि हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख लिया है, और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारे काम आते हैं और वो हमारे सारे काम कर लेगा। अकाउंट्स भी वही बना देगा, ऑडिट भी वही कर देगा, टैक्स के काम भी वही संभाल लेगा, हमें तो बस उसको इतने पैसे देने हैं। लेकिन बताओ बेटा, आपने मेरे को बताया भी था अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ऑडिटर, अब एज एन ऑडिटर देखो, क्लाइंट तो उसको तो पता नहीं है, वो तो लगता है कि मैंने सीए रख लिया। आपको उसके साथ ना पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ना लेटर ऑफ एंगेजमेंट कह लो या एंगेजमेंट लेटर कह लो, ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर भेजनी होती है। किसको? क्लाइंट को। ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर भेजनी होती है। किसको? क्लाइंट को। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर भेजनी होती है। किसको? जिसमें वो लिख कर भेजता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं इस ऑब्जेक्टिव से ऑडिट करने आ रहा हूं, मेरा स्कोप ये रहेगा,
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेंगी और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहेंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं ऑडिट करने आऊंगा, नहीं तो नहीं। यानी ऑडिटर कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट लेटर भेजता है। ऑडिटर कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले जिसमें कहता है कि भैया अगर तुम्हें ये सब शर्तें मंजूर हैं तो फिर मैं ऑडिट करने आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो आओ जरा ये पढ़कर देखते हैं। कह रहे हैं एंगेजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट टू डू समथिंग। और अगर हम ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कह रहे हैं जो फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है ना किस किस के बीच में, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज, जिसमें ऑडिटर कहता है मैं ऑडिट सर्विस देने के लिए तैयार हूं, और इसी को हम कहते हैं क्या, एंगेजमेंट लेटर, कि मैं इन शर्तों पर ऑडिट करने को तैयार हूं, अगर तुम्हें मंजूर है तो कल से मैं आ जाता हूं। फिर आ गया एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। कह रहे हैं द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं ऑडिट वाले काम से बताओ बेटा फायदा क्या है, इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इस तरह के काम को, ऑडिट वाले काम को हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। इन इंडिया कंपनीज को तो ये करवाना ही है एक्सटर्नल ऑडिट, लेकिन कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी अपना ऑडिट करवा लेती है ड्यू टू इट्स बेनिफिट्स, और वो सब बेनिफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस। बोलो समझ आया आपको या नहीं आया? हाँ जी, ऑडिट के बेनिफिट्स हमने कर लिए थे। ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी हो गया था अपना। हु अपॉइंट्स ऑडिटर, टू होम रिपोर्ट इज टू बी सबमिट हो गया। अच्छा, एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसके एलिमेंट्स भी हो गए थे, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सब हो गया पक्का। अच्छा, पेज नंबर कहां पर आओ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर रह गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। आओ जरा 2 मिनट में कर लेते हैं। देखो यार, कह रहे हैं ऑडिटर के अंदर क्या होने चाहिए, टैक्ट होने चाहिए। ऑडिटर की अगर कह रहे, देखो ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए यार, जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए वो सब तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और क्वालिटीज की भी डिमांड करी जाती है। कह रहे हैं एन ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर ऑफ बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर टू बी सेट विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन फॉलिबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड्स आर फ्रीक्वेंट। तो बताओ बेटा, आपको बताइए ऑडिटर का नाता किससे है, बिजनेस के अकाउंटिंग को चेक करने से, और अकाउंट्स में बताओ बेटा ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं, और ह्यूमन बीइंग क्या भी करते हैं, फ्रॉड। तो देयरफॉर ऑडिटर के अंदर क्या होना चाहिए, टैक्ट होने चाहिए। ऑडिटर के अंदर क्या होना चाहिए, टैक्ट। वर्ड का मतलब लिखते जाओ, थोड़े थोड़ा मतलब लिख जाओ। आप कहते हो ना यार तेरे में बड़े टैक्ट है, ये वो टैक्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये कौन से टैक्ट है। टैक्ट वर्ड का मतलब सामने वाली गली में लिख लो, ऑडिटर के अंदर टैक्ट होने चाहिए। टैक्ट वर्ड का मतलब है एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब ऑडिटर अलग अलग तरह के लोगों से डील करना उसको आना चाहिए। तो लिखना जरा, टैक्ट वर्ड का मतलब एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन, able to deal with different person in different situations। ऑडिटर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, टैक्ट होने चाहिए कि वो अलग अलग तरह के लोगों से डील कर सके। पॉइंट समझ आ गया। दूसरा कॉशन मतलब केयरफुल, ऑडिटर को केयरफुल रहना यार, केयर मतलब लापरवाहियां नहीं करनी, बेपरवाहियां कर ले पर लापरवाही मत करियो, ठीक है ना। ऑडिटर के अंदर फर्मनेस होनी चाहिए, फर्मनेस मतलब दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। देखो ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। ऑडिटर के अंदर टैक्ट होने चाहिए, ऑडिटर के अंदर केयर होनी चाहिए, ऑडिटर के अंदर फर्मनेस मतलब
डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? गुड टेम्पर, मतलब ऑडिटर को हम ये ना कहें बचपन से ही गुस्से आड़ा है, मतलब गुस्से वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं तो सारे ऑडिटर को कहेंगे बैड मुंडा, बैड मुंडा, बैड मुंडा नहीं। इसलिए ऑडिटर के अंदर गुड टेम्पर होना चाहिए। ये टेम्पर फोन वाला नहीं है, गुड टेम्पर गुस्सा नहीं करते। और ऑडिटर के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। हम ऑडिटर को ये नहीं कहेंगे छोड़कर आजा, ईमानदारी की बीमारी छोड़कर आजा, ऐसा हम ऑडिटर को नहीं कहेंगे। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? ऑनेस्ट। और ऑडिटर को अपनी मर्जी चलानी भी आनी चाहिए, मतलब ऑडिटर हस्बैंड नहीं होना चाहिए। बात तो यही निकल कर आ रही है। आगे बात करेंगे बेटा। क्या हुआ? मैं भी खेलूंगा। अच्छा, मुझे नहीं खिलाओगे, मुझे पता है। इधर बताओ, टैक्ट, मतलब ऑडिटर के अंदर ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑडिटर के अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। ऑडिटर के अंदर टैक्ट होने चाहिए, मतलब वो अलग अलग पर्सन से डील कर सके। ऑडिटर के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया? केयरफुल होना चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, गुस्सा नहीं करते, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मर्जी चलानी आनी चाहिए, और ऑडिटर को डिसीजंस लेनी आनी चाहिए, जजमेंट्स। ऑडिटर के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, जस्ट लाइक टीचर्स। नहीं, पेशेंस बहुत ज्यादा। कई बार मेरी वाइफ कहते हैं जिस हिसाब से बच्चे आपसे इतने डाउट पूछते ना, मुझसे पूछ के देखे। मतलब कह रही मेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। मैं कहा तभी तुम वाइफ हो, टीचर नहीं हो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब मैं तो रात को, मतलब आप मानोगे 10, 11, 12 बजे भी डाउट के रिप्लाई कर रहा हूँ, तो कई बार गुस्से, कई बार नहीं, मतलब अगर कोई फैमिली में कोई बिजी हो या कहीं पर एक अलग बात है, अदरवाइज मैं तो रिप्लाई कर रहा होता हूँ। और मतलब बच्चे जैसे डाउट वाउट पूछ रहे हो तो कह रहे हैं आपके अंदर बहुत पेशेंस है। मैं कहा टीचर का मतलब ही पेशेंस है। प्रैक्टिकली टीचर का मतलब आज के टाइम में दो चीजें हैं, एक एक्टर होना चाहिए और दूसरा पेशेंस होना चाहिए। एक्टिंग मतलब देखो, उसको माहौल बनाकर रखना पड़ता है। अरे वो वाला माहौल नहीं, एक ही तरह का माहौल होता है क्या? ऑडिटर के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, ऑडिटर के अंदर जजमेंट्स होनी चाहिए, डिसीजन लेनी आनी चाहिए। अच्छा, क्लियर हेडेडनेस। व्हाट इज क्लियर हेडेडनेस? नहीं, ये थोड़ा कह रहे दिमाग साफ होना चाहिए। कैसी सी बात करते हो? लिखो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, लिखो क्लियर हेडेडनेस का मतलब एबल टू थिंक क्लियरली, एबल टू थिंक क्लियरली, एबल टू थिंक क्लियरली इन केस ऑफ प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन में, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में वो क्या कर पाए? सोच पाए कि भैया ये इसमें ये होना चाहिए, ठीक है ना? और रिलायबल तो होना ही चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट, हैप्पी दिवाली। ऐसे ही लगा, मेरे को लगा 2-4 बम फट गए। इन शॉर्ट, इधर आओ। इन शॉर्ट, ऑडिटर के अंदर वो सारी पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कई बार ना, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक बार सच्ची में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए? बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या लिखें। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। ऑडिटर के अंदर टैक्ट होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, गुड टेम्पर होने चाहिए, डिस्क्रिशन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जजमेंट्स होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, क्लियर हेडेडनेस होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। यानी ये सब जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो सब ऑडिटर के अंदर भी होनी चाहिए। इसी को कह रहे हैं पर्सनल क्वालिटीज। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा यानी ऑडिटर के अंदर पर्सनल क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए, ऑडिटर के अंदर पर्सनल क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। लेकिन साथ में उसके अंदर और क्या होना चाहिए?
इंडिपेंडेंस, और उसके साथ मतलब ये सब के साथ साथ उसके अंदर क्या भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। प्लस ऑडिटर के पास और कौन क्वालिटीज होनी चाहिए, लिखना द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पर पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए, एडिक्वेट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड, ठीक है ना। अच्छा, और क्या होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, एक वर्ड इसमें आया है सिन क्वा नॉन, यानी इसका मतलब होता है असेंशियल कंडीशंस। एक मेरे को बात याद आ गई, साइन किया नॉन। अच्छा चलो आगे बात करते, मतलब ऑडिटर को, अरे ऐसी कोई मतलब नॉर्मल बात है, चलो आप इतना फोर्स करें तो रहने देते हैं। अच्छा नहीं, ओवर एक्टिंग किस बात की, एक्टिंग आनी चाहिए टीचर को, ओवर एक्टिंग दो ना, कह रहे ओवर एक्टिंग। अरे मेरे को ऐसी एक बात याद आ गई, जैसे नहीं बोलना नहीं चाहिए पर आगे मुझे याद, तो मैं बतानी भी नहीं चाहिए वैसे तो, अरे कोई नॉर्मल बात है। मैं ना जैसे एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, जैसे मतलब ज़्यादा मत सोचना, फैमिली के साथ ही खाना वाना जैसे खाने कई बार चले जाते हैं, ज़बरदस्ती ले चलते चल में, तो ऐसे में चला गया, तो वहाँ पर ना हमारे साथ वाले टेबल पे एक बंदा बैठा था, कह रहा भैया एक नॉन लाना, मतलब नान को क्या कह रहा है, भैया एक नॉन लाना। मैं हैरान, मेरे को वही वाली बात थोड़ी सी याद आ गई, मैं तभी कह रहा था बेकार सी बात है, तभी मैं बता रहा था। नहीं ईंटें नहीं, वहीं रखो, कईयों ने उठा लिया, यही थी। चलो सिन क्यों है नॉन, यार उसको एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए। बेसिकली आप पॉइंट समझ रहे हो, पर्सनल क्वालिटीज ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर इंडिपेंडेंस वाली बातें होनी चाहिए, और उसके अंदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज द साइन क्वे नॉन, मतलब असेंशियल कंडीशन, ये तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये आप एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग के ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो सामने वाली में आप इक्वेशन बना सकते हो, क्वालिटीज इक्वल टू पर्सनल क्वालिटीज प्लस इंडिपेंडेंस प्लस टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्लस एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, भी एक नॉन लाना। चलो आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, हमने एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का तो पूरा चार्ट ही बना लिया था, और मेरे हिसाब से ये चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, नॉट क्लास, ठीक है ना। तो आप सब क्या कर सकते हो, अब आप सब नहीं, वो तो आप कर ही लेंगे घर जाके, आप सब क्या करो, चैप्टर नंबर 2 पर आ जाओ। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी, और ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है जी। तो आप सब पेज नंबर 2.1 पर आ जाओ, आप सब पेज नंबर 2.1 पर आ जाओ। चैप्टर का नाम है
ऑडिट स्ट्रेटजी कॉमा ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है ना। देखो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं जो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। हमें ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है, ऑडिट प्लानिंग के बारे में पढ़ना है और ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। तो हम एक स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, यानी बेसिकली ना इन 3 टॉपिक में से जो पहले 2 टॉपिक है ना वो एक स्टैंडर्ड को ही बना दिया गया है चैप्टर के रूप में, समझ आ रहा है। मतलब मैं आपको एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कराऊंगा, मैं आपके साथ एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डिस्कस करूंगा और उसके थ्रू आपके ये 2 टॉपिक क्या हो जाएंगे, अपने आप ही कवर्ड। और फिर हम एक स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद क्या डिस्कस कर लेंगे, ऑडिट प्रोग्राम, तो फिर ये चैप्टर भी कवर्ड। बताओ जीवन कितना आसान है। आ जाओ, मैं आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं ऐसे नंबर कौन सा, 300। मैं आज आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। और ये चैप्टर समझने के लिए आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नंबर 300, ऐसे नंबर 300। नाम क्या है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या हम एसए की लिस्ट में नहीं लिख कर आएंगे? कहाँ बना रहे हो एसए की लिस्ट? अच्छा नहीं बनाई अभी, अच्छा हाँ बनेगी ना आपसे, तो ठीक है। तो आप गुस्सा क्यों करते हो, पहले तो ये बताओ। पेशेंस किनके, आपके मेरे? अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो, देखो आपको मैंने जो बुक दी है उसके लास्ट पेजेस में तो आप पढ़ रहे हो ज्ञान की बातें, है ना। आप स्टार्टिंग में आ जाओ, इंडेक्स दिख रहा है आपको, इंडेक्स के नीचे ना लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। जैसे हम लॉ में सेक्शन की लिस्ट बनाते हैं, ऐसे जो हम ओवर द कोर्स स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे उनकी लिस्ट यहां पर बनाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो जैसे आप यहां पर हेडिंग डाल लो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, हम नहीं रहे, चलो ठीक है बेटे इतनी जो आपने करी है ना, घर वाली फीलिंग दी है, तुम्हें कितना मजा आता है कि तुम्हारे सर की घर पे भी होती है, यहां भी। चलो लिस्ट ऑफ एसेस बना रहे हैं हम, और इसमें से ना देखो पहला एसे का नंबर आपको पता ही है, एसे नंबर 200। तो लिखो ना एसे नंबर कौन सा, नाम क्या था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लिखो जरा। अच्छा सेकंड नंबर पे कौन सा स्टैंडर्ड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे नंबर लिख लो जरा। ऐसे नंबर 300 अपना है क्या, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब वापिस आ जाओ, कहाँ पर, पेज नंबर 2.1 पर। देखो आप सब आ गए हो पेज नंबर 2.1 पर, ठीक है। सबसे पहली बात लिखना जरा, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सबसे पहला सवाल है, ऑडिट प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? आवाज में दम नहीं है, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? ऑडिटर की। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना बेटा, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट करवाता हूं और अपने लॉजिकल कनेक्शन के साथ करवाता हूं, ताकि वो चीज़ें लॉजिकली लिंक हो, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में कोई टॉपिक आगे होगा, कोई टॉपिक पीछे होगा, तो सारे एट द एंड आप देखोगे इसके अंदर सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। पर लॉजिकली चलना है तो आप मेरे अकॉर्डिंग लिखेंगे सारी बातें, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन होती है कि हम उस टॉपिक के सामने ही उस टॉपिक की नोटिंग करें, या जब मैं स्टैंडर्ड आपको पढ़ाऊं तो अपने लॉजिकल तरीके से आपको एक ही जगह लिखवा दूं और उसमें सारे टॉपिक अपने आप कवर्ड हो जाए। तो बेटर अप्रोच तो यही रहती है, हम पॉइंट वाइज करेंगे। बाकी अगर किसी का मन हो वो टॉपिक ढूंढकर उसके सामने लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, पर मैं तो आपको यही चाहूंगा आप मेरे साथ क्या करो, पॉइंट बाय पॉइंट बनाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, it is the responsibility of the auditor, it is the responsibility of the auditor to plan the, it is the responsibility of the auditor to plan the audit of financial statement, to plan the audit of financial statement, to plan the audit of financial statement। चलो, यानी ऑडिट प्लानिंग करना, क्या करना बेटा, ऑडिट प्लानिंग करना। बताओ बेटा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं, वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, बताओ जो उसकी नीड है वही उसके क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स। लिखो जरा, सेकंड पॉइंट बनाओ, वाई प्लानिंग एंड ऑडिट, वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, हमें ऑडिट के अंदर प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, और करके लिखो, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई भी चीज प्लान क्यों करते हो? जैसे अब आपने एग्जाम तो आपके नवंबर में है, पर आज से आप कोचिंग लगाकर बैठे हुए हो, क्यों? बताओ, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? आपने फाउंडेशन के एग्जाम देते ही जब रिजल्ट आ रहा था तो आपने उस दौरान एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने तक टेंशन तो हुई, साथ में आपने आगे की प्लानिंग भी कर रही है, अगर ये होगा तो फिर ये करूंगा, ये होगा तो फिर ये करूंगा, मतलब क्लियर हो गया तो मैं आगे ऐसे करूंगा, रह गया तो मैं ये करूंगा। सारी चीजें आप प्लान करते हैं या नहीं करते? यस, हर इंसान करता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम प्लानिंग क्यों करें? हम प्लानिंग क्यों करें बेटा? देखो, ऑडिट को या आप क्लासेस क्यों प्लान करें? ताकि आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाए, आप रिवीजन करें और अपना फाइनली टाइम से एग्जाम क्लियर कर दे, जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। समझा रहे? तो यहां पर यही है, कह रहे हैं हम ऑडिट को इसलिए प्लान करते हैं ताकि हम ऑडिट को इफेक्टिवली यानी टाइमली मैनर में क्या कर लें, कंप्लीट। अगर आप प्लानिंग करके नहीं रखोगे, आप बताओ, अगर आप प्लानिंग करके नहीं रखते, जैसे मैंने अब आपको डेली टारगेट्स दिए हैं, वो प्लानिंग ही तो है,
कि यार आज ये कर लेना, आज ये, और जो बच्चे प्लान्स के हिसाब से चल रहे हैं वो कर लेंगे कंप्लीट उतने डेज में, और जो बच्चे प्लान्स के हिसाब से, मैंने लॉ में शेड्यूल बना के दिया है, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ऑडिट में आते हैं तो उनको बता दो, मैं वैसे बता रहा हूँ, इसके बाद हम इसका ऑडिट का भी बना लेंगे ना। तो मैंने आपको टारगेट्स दे दिए, प्लान्स दे दिए हैं, तो आप उसको अचीव करते करते अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे और टाइमली मैनर में पहुंच जाओगे। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अरे हमारे से नहीं होते शेड्यूल फॉलो, हम तो अपने आप हिसाब से करेंगे, और बताना एक हफ्ते बाद वो वहीं के वहीं रहेंगे, कुछ हुआ ही नहीं होगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? देखो मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों की जो इस समय की एज होती है ना, ये एज सबसे मतलब मेरे हिसाब से खतरनाक होती है। वो अपने अपने वर्ड्स हैं, जो जिसको जो बोलना चाहे। इस एज में हम अपने आप को, मैं भी इस एज में जब था, मैं उसकी बात भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, आप जरा सुनो। ये एज ऐसी होती है, इसमें हम अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं, अपने पेरेंट्स से भी अपने आप को ज़्यादा समझदार मानते हैं, अपने टीचर से भी अपने आप को ज़्यादा समझदार मानते हैं, अपने दोस्तों से भी अपने आप को समझदार मानते हैं, मतलब दुनिया में सबसे अपने आप को समझदार मानते हैं 16 से लेकर 25 तक। तभी भगवान ने यही वाली एज मैरिज की बनाई है। बंदा इसी एज में डिसीजन ले लेता है, फिर उसको समझदारी सारी खत्म। आप मेरी तरफ कोई घूर कर नहीं देखेगा, जो होना सी हो। तुम्हें कितना मजा आता है? वैसे कहते हो कि सर आप हमारे भाई हो और साथ हमेशा भाभी का, ये बड़ी अजीब सी बात है। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं अब आपको यही बात बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ। तो अब जैसे मैंने आपको लॉ में शेड्यूल बना कर दिया, जो बच्चे फॉलो करेंगे, और कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, अरे कर लेंगे यार, सर का तो काम ही है रोज बोलने का, मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखना वो वहीं के वहीं रह जाएंगे एंड तक। और जिनको प्लान्स मिले हुए हैं तो वो अपना टाइमली मैनर में काम कंप्लीट कर लेंगे। यही तो बता रहा हूँ, अगर आप ऑडिट को प्लान करोगे तो आप अपना ऑडिट टाइमली मैनर में कंप्लीट करो, क्योंकि भैया एजीएम भी होनी होती है मेंबर्स की, उससे पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है, क्योंकि एजीएम के नोटिस के साथ ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह सब कुछ जाननी होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब चीजें टाइमली बन जानी चाहिए। तो यानी इसलिए प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट्स इफेक्टिवली इन अ टाइमली मैनर। लेकिन इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिसमें ऑडिट में बेनिफिट दिखते हैं, और उनको लर्न करने का तरीका है सीडी पापा। कौन से पापा? हाँ, इससे आपको सारा पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको याद कराता हूं, लेकिन पहले मुझे ज्ञान की बातों में जाना पड़ेगा। पहले मुझे ना ज्ञान की बातों में जाना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो आपको ना ये सब पॉइंट्स ब्राइट हो जाएंगे। मैं इसका निमोनिक अभी आपको कराऊंगा। ये सारे ये 6 पॉइंट्स को लर्न करने के लिए हमने बोल भी दिया सीडी पापा। सुनना जी, आप सब ज्ञान की बातों में पॉइंट नंबर कौन सा बनाएंगे, जल्दी बताओ। अभी मैं उसका नाम नहीं बता रहा, मैं पहले आपके साथ ना कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। उसके बाद आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है? और आप सभी एग्जाम्पल साथ साथ बना सकते हैं, फिर हम इसके साथ कई वर्ड्स डिस्कस करेंगे और आपको याद हो जाएंगे। लेट्स सपोज एक कंपनी है ब्लू आइज, बस यहीं तक रुको। एक कंपनी है ब्लू आइज लिमिटेड, ठीक है? अच्छा, एक सीए फर्म है माफिया मुंडीर। सुनना बेटे, ये सब वर्ड्स के पता है मीनिंग है, और आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाएगा। पूरे ऑडिट में जो मैं अब शब्द डिस्कस करने जा रहा हूं, कम से कम 500 टाइम्स रिपीट होगा। ये शब्द 500 जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा। इसको जरा ध्यान से सुनना। एक कौन है? एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? बस वहीं तक रुको। और एक सीए फर्म है जिसका नाम है माफिया मुंडीर। अच्छा, इस सीए फर्म में एक सीए है जो क्या है? योयो। और एक है इश्यू बॉय
और एक है RAFT AAR रफ्तार, और यहां पर कुछ और भी लोग हैं, लाइक क्या, इक्का, लिल गोलू, ठीक है, और भी आप कई नाम लिख सकते हैं ना। अब जरा सुनना, माफिया मुंडीर को ब्लू आइस लिमिटेड का ऑडिट मिला है, तो आपको बताएं इस सीए फर्म को, जिस सीए फर्म को ये वाला काम मिला है उसे मैं कहता हूं प्रैक्टिसिंग यूनिट। क्या कहता हूं बच्चे? प्रैक्टिसिंग यूनिट। आवाज में दम नहीं है, क्या कहता हूं बेटा? आवाज में दम नहीं है, क्या कहता हूं? प्रैक्टिसिंग यूनिट के नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। और जिसका ऑडिट मिला है उसे आप क्या कहते हो? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन तो कहते ही कहते हो, और क्या भी कह सकते हो? ऑडिटी, 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 ठीक है। अब बताओ बेटा, सारे सीए, सारे जो पार्टनर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? ओ पार्टनर, ओ पार्टनर, ठीक है ना। ये जितने भी पार्टनर्स हैं, ये जितने भी पार्टनर्स हैं सारे थोड़ा ना इस क्लाइंट पर जाएंगे ऑडिट करने। इनमें से जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसको? योयो को, कि तुम्हें ऑडिट करना है किसका? ब्लू आइस लिमिटेड का। तुम्हें ही ऑडिट करना है किसका? ब्लू आइस लिमिटेड का। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो बताओ, इस सीए को हम कहेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। कौन सा पार्टनर? आवाज में दम नहीं है, कौन सा पार्टनर? है ना। और ये कह रहे मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरे साथ लल्लू पल्लू, मतलब मेरे साथ और लोग भी तो जाएंगे। यस और नो? तो बताओ बेटा, इस क्लाइंट पर ये सब लोग जा रहे हैं, ये सब लोग जा रहे हैं ऑडिट करने। अब हो सकता है, मान लेते हैं जो ब्लू आइस लिमिटेड है वहां पर हमें मान लेते हैं किसी एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, तो हम किसी भी डॉक्टर को भी ये भी कह सकते हैं, आ भी डॉक्टर, ठीक है ना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यानी कोई एक्सपर्ट को भी हम लेकर जा सकते हैं। तो एंगेजमेंट पार्टनर और जो ऑडिट स्टाफ, ये हमारा क्या है? ऑडिट स्टाफ। और अगर जरूरत पड़ने पर हम किसको भी लेकर जा सकते हैं? एक्सपर्ट। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ये है अपनी क्या? एंगेजमेंट टीम। ये है अपनी क्या? एंगेजमेंट टीम। क्या आपको कुछ बातें समझ आई हैं? यस और नो? आओ जरा थोड़ी सी बातें लिखते हैं। पहली बात, आपको क्या बात लिखनी है? एंगेजमेंट टीम कौन सी होती है? एंगेजमेंट टीम क्या होती है? ऑल पर्सोनल परफॉर्मिंग एंड एंगेजमेंट। जो भी वो ऑडिट वाला काम करने जो लोग भी जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एनी एक्सपर्ट, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं बताओ? एंगेजमेंट टीम। तो आप एंगेजमेंट टीम की डेफिनेशन लिखो। तो यानी आप क्या करो, जो पॉइंट नंबर 10 बनाया है ना, उसमें हम ना कई डेफिनेशन लिख लेंगे। तो यहां आप लिख लो पहले, हम सबसे पहली डेफिनेशन किसकी लिख रहे हैं? एंगेजमेंट टीम की। लिखो, जितने भी लोग ऑल पर्सोनल परफॉर्मिंग एंड एंगेजमेंट, यानी ऑडिट वाला काम, एंगेजमेंट मतलब जो काम, जितने भी लोग मिलकर काम करने जा रहे हैं वो सब हमारी क्या होगी? एंगेजमेंट टीम। और इस एंगेजमेंट टीम में कोई एक्सपर्ट भी इंक्लूड हो सकता है जो आपने यानी सीए फर्म ने रखा है उस ऑडिट के लिए, कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारे को ही बुलाएंगे। जैसे एग्जांपल बताऊं, हम क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन पे गए, भैया उसके सॉफ्टवेयर ही हमें समझ नहीं आ रहे, हमने आईटी एक्सपर्ट को बुलाया, यार हमारी हेल्प कर। तो आईटी एक्सपर्ट भी हमारी टीम का पार्ट बन गया ना ऑडिट पे। यस और नो? देखो, हमें अकाउंटिंग करने आती है, सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज तो उसी को ही है ना। तो कई बार हम कुछ एक्सपर्ट्स को भी
ले जाते हैं। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आइए। अच्छा, अब आपको एक डेफिनेशन लिखनी चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर। बताओ कौन होता था हमारे एग्जांपल में? यो द पार्टनर, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही लिखना, हु अ पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट, मतलब वो पर्सन, वो पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर हम किसको कहेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर हम किसको कहेंगे? द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट। और अल्टीमेटली बताओ बेटा, पूरे ऑडिट के लिए वही जिम्मेवार है, तो रिपोर्ट भी तो वही इश्यू करेगा ना। तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर द रिपोर्ट दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यहीं तक। द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल, द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल, बोलना पड़ेगा, द पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड द फॉर द रिपोर्ट, मतलब उस जो फर्म के बिहाफ पर रिपोर्ट हुई है, जो फर्म के बिहाफ पर ऑडिट हुआ है, जिस बंदे की ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पर्सन क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर। पॉइंट समझ आ गया आपको? यस और नो? चलो, नोट कर लिया आप सभी ने? अब आ जाओ, ये देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने, अच्छा इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं, सीडी पापा या पापा सीडी, जैसे आपको गलत लगे। मैं तो हमेशा यही कहता हूं, जैसा आपको गलत लगे, क्योंकि भगवान ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। अच्छे काम में मजा नहीं आता, आप बताओ, तारीफ करने में मजा नहीं आता जो बुराई करने में आता है। एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है, तारीफ करके मजा नहीं आता, बुराई करके अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैं वही बोलता हूँ, आपको जो निमोनिक गलत लगे आप वो यूज करो, क्योंकि मजा आना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात देखो जी, प्लानिंग की वजह से आप कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कर सकते हो। किनके साथ? बताओ, आप अपने काम को कोऑर्डिनेट कर पाओगे किनके साथ? जो काम कौन कर रहे हैं? अदर्स। कई बार हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो यानी हम एक्सपर्ट के साथ अपने काम को क्या कर पाएंगे? कोऑर्डिनेट। पहला फायदा तो यही है, तो सी से लिखो, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट। बताओ, आप एक्सपर्ट के काम के साथ अपने काम को कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ये सबसे पहला फायदा हो गया। चले, सबसे पहला फायदा समझ आ गया, आप एक्सपर्ट के काम के साथ अपने काम को कोऑर्डिनेट, लिंक में लेकर एक साथ चल पाओगे, बैलेंस पे। अच्छा, डी से जरा सुनना, डी से जरा सुनना, देखो, आप अपनी अभी इधर ध्यान देना, आप अपनी एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन दे पाओगे, उनकी सुपरविजन कर पाओगे, और साथ में उनके काम को रिव्यू कर पाओगे। समझ आ रहा है आपको? तो यानी आप डी से क्या आ गया, जरा सुनना, मैं वैसे ऐसे याद कराता हूं, डीआरएस। डीआरएस मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं, डायरेक्शन। क्या हुआ? डी से क्या आ गया? दान। आपकी तो बड़ी छोटी छोटी खुशी है, LIC करा लो जिंदगी के साथ भी। वेरी गुड, वापिस कहानी में वापिस लौटते हैं। डी से अपना क्या आ गया? सीडी पापा में डी से आ गया डीआरएस। डीआरएस मतलब डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन। आप डायरेक्शन दे पाओगे, रिव्यू कर पाओगे, सुपरविजन कर पाओगे, किनकी? एंगेजमेंट टीम एंड इट्स वर्क। एंगेजमेंट टीम एंड इट्स वर्क। समझ आ रहा है आपको?
एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को आप डायरेक्शन दे पाओगे, सुपरवाइज कर पाओगे, उनका काम रिव्यू कर पाओगे। तो लिखो जरा, डी से क्या आ गया, डायरेक्शन, रिव्यू, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड देयर वर्क। क्या आपको सीधी बात समझ आ गई? चलो, पापा की बात करते हैं। देखो यार, आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, बेटा पी से क्या आ गया, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, आण दो क्या, जो बोलेगा उसका अटेम्प्ट क्लियर हो, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। हाँ अब आ गया ना। आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और रिजॉल्व भी कर पाओगे ऑन अ टाइमली बेसिस। तो लिखो जरा, पी से अपना क्या आ गया, जल्दी बताओ ना, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। पी से अपना क्या आ गया, पोटेंशियल। आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को क्या कर पाओगे, जल्दी बताओ, आइडेंटिफाई और रिजॉल्व। कैसे, ऑन अ टाइमली बेसिस। बताओ यार, प्रॉब्लम टाइम से पता चल जाए और रिजॉल्व हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात है? ऑन अ टाइमली बेसिस। देखो, आप एक्सपर्ट के साथ, एक्सपर्ट के काम के साथ अपने काम को कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप DRS कर पाओगे, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड देयर वर्क का। उसके अलावा आप क्या कर पाओगे, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, बोला पड़ेगा क्या, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर पाओगे ऑन अ टाइमली बेसिस। अच्छा, अब बात किसकी आ गई, मैं नहीं तो नहीं, ए से क्या आ गया, आप एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाओगे। आप क्या दे पाओगे, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। तो लिखो जरा, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। बोलो जी बोलो, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, अगला पॉइंट क्या आ गया पापा में, अगला पी से क्या आ गया बेटा, आप अपने ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाओगे, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, आपका जो ऑडिट परफॉर्म होगा इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो पापा में अगले पी से क्या आ गया, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट कर पाओगे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट कर पाओगे। और फिर इसी के नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिखना, जिससे ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म हो पाएगा, जिससे ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म हो पाएगा। लास्ट बात करें यार, एक बात बताओ, आप अपनी प्रॉपर टीम सिलेक्शन कर पाओगे ऑडिट के लिए? प्लानिंग करोगे ना, तो यानी प्लानिंग आपको असिस्ट करती है, हेल्प करती है, किसमें, इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। मतलब आप अपनी टीम प्रॉपरली सिलेक्ट कर पाओगे, समझ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम मेंबर। मतलब आपको जो जो तरह के लोग चाहिए होंगे वहां पर ऑडिट में, आप वो सब क्या कर पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे। तो यानी ऑडिट आपको हेल्प करता है इन असिस्टिंग द, असिस्टेंस देता है इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। बोलो, आपको पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं? अच्छा, प्लानिंग करोगे, मेरा आपसे एक सवाल है, प्लानिंग करोगे तो उससे ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा या आप कम कर पाओगे? तो सीडी पापा तो आपको समझ आ गया, इसी के नीचे एक नोट लिखो,
CD पापा तो आपको समझ आ गया। इसी के नीचे आप क्या लिख रहे हो, एक नोट, और नोट में ये लिखो देयरफॉर हम कह सकते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट एंश्योर दैट ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। नोट लिखो, मतलब प्लानिंग की वजह से हम ऑडिट रिस्क को नीचे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। कहां तक? जहां तक वो ऑडिट रिस्क को लेकर जाया जा सकता था, यानी टू द एक्सेप्टेबल लो लेवल। ऑडिट रिस्क याद है ना क्या होता था? बताओ क्या होता था ऑडिट रिस्क? ऑडिटर को जो डर लगता था कि मेरा ओपिनियन गलत ना हो जाए, प्लानिंग से वो डर कम, खत्म तो नहीं होगा, खत्म हो ही नहीं सकता, ऑडिट रिस्क खत्म हो ही नहीं सकता भाई। ऑडिटर 100% चेकिंग ही नहीं करता, ऑडिट के अंदर यही तो बुराई है। 5 कारण बताए हैं भाई, लेकिन कम तो कर सकते हो। चलो जितना कम कर पाओ वो करो। किससे कम कर लोगे? प्लानिंग से। बोलो जी बोलो, यहां तक की बातें समझ आ गई? अब मैं आपको यही कहूंगा, बाकी बातें